हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आइए, परिवर्तन एजुकेशन ग्रुप के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में परिमेय संख्याओं से संबंधित कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या, विषम संख्या। तो आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं कि परिमेय संख्याओं में परिमेय संख्या किसे कहते हैं और परिमेय संख्याओं के कौन कौन से गुण होते हैं। आज उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो हमें लगता है कि पिछला वीडियो जो बताया गया था, मैथ हम लोग चर्चा किए थे, पढ़े थे आपस में। तो अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछे थे। जितने लोगों ने पूछा था सारे लोगों का आंसर दिया गया था। तो आज आइए हम लोग इस परिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे मन में यही सवाल आता है कि ये परिमेय संख्या होती क्या है। तो आज हम परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि पहले इसे परिभाषा के आधार पे, क्योंकि हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं, तो इसके परिभाषा को जानेंगे और इसके गुण के बारे में भी क्या करेंगे, पूरा एक एक चीज जानने का प्रयास करेंगे। तो परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको हम P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे अगर हम इसकी परिभाषा लिखें, परिभाषा तो ठीक है मित्र, हम लोग इस परिभाषा को समझते हैं। जैसे इसमें लिखा है कि जिन संख्याओं को हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। P बटे Q का मतलब होता है कि कोई भी दो संख्या, जैसे 2/3 हो गया, इसको हम P मान लेते हैं और इसको हम क्या कर सकते हैं, Q। यदि हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं P बटे Q के रूप में, तो उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। लेकिन इसमें नीचे एक और पॉइंट दिया है कि जहां पर Q का मान, इस Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाता है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। अब इस P को हम किस नाम से जानते हैं, इस P को हम क्या कहते हैं, अंश, और इस Q को हम क्या कहते हैं, हर। अर्थात परिमेय संख्या को हम अंश बटे हर के रूप में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जहां पर हर का जो मान होता है, हर का मान कभी भी 0 नहीं होता। यदि हर का मान 0 हो जाता है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। अब इसमें और जैसे इससे क्या क्या सवाल आते हैं कि क्या यदि किसी भी संख्या का जो P बाई क्यू के रूप में लिखा है, यदि उसका वैल्यू, क्यू का वैल्यू यदि हम 0 देते तो क्या उसे परिमेय संख्या कहेंगे, तो आप बोलेंगे नहीं। दूसरा है कि क्या 0 परिमेय संख्या है, तो आप बोलेंगे कि हाँ, 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए नोट बनाकर और कि 0 भी परिमेय संख्या है। 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब दूसरा पॉइंट इसमें एक और डाल सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच क्या होती है, अनंत परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच क्या होती है, अनंत परिमेय से। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों लाइन, आप ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी परीक्षा में आता है कि 0 क्या है। जैसे अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि 0 एक पूर्णांक संख्या है, तो यहाँ पे भी आता है क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो आप लिखेंगे 0 भी एक क्या है, परिमेय संख्या। दूसरा पूछता है क्या दो परिमेय संख्याओं के या दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या आ सकते हैं, आप बोलेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं आ सकती हैं। तो अब इस परिमेय संख्या में पहले अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जिन संख्याओं को हम P बटे Q मतलब अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। और उसमें Q का मान 0 नहीं होता है। तो ठीक है, ये था हमारा परिभाषा और उसके कुछ गुण के बारे में हम जाने। कौन कौन से गुण थे, पहले ये था कि यहाँ पे Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। दूसरा ये है कि 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है।
तीसरा हम लोगों ने जाना इसके परिमेय संख्या गुण के बारे में कि ये क्या होती है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में क्या होती है, अनंत परिमेय संख्याएं आ जाती हैं। अगर हम अब जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग एकदम शुरू से स्टार्ट किए हैं, तो आइए पहले इन परिमेय संख्याओं से संबंधित कौन कौन से गुण होते हैं जो हमें एकदम अच्छी तरीके से आना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में आते हैं कि योगात्मक प्रतिलोम क्या है, समवरक प्रगुण क्या होते हैं, साहचर्य का इसका नियम क्या है, योगात्मक साहचर्य का नियम क्या है, तस्मा का नियम क्या है। तो इनके एक एक गुण के बारे में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए कि परिमेय संख्याओं के प्रगुण। परिमेय संख्याओं के प्रगुण में हम लोग आगे देखते हैं कि कौन कौन से योगात्मक के रूप में इनके क्या क्या गुण होते हैं और गुणात्मक के रूप में इनके कौन कौन से गुण होते हैं। तो परिमेय संख्याओं के प्रगुण, संख्याओं के प्रगुण में प्रगुण में इसमें दो तरह का पढ़ना है, एक योगात्मक पढ़ना है हम लोगों को, योगात्मक, दूसरा क्या पढ़ना है, गुणात्मक। गुणात्मक योगात्मक प्रगुण वाले में हम लोग को, और ये गुणात्मक, इन दोनों में हमें 5-5 इसके गुण को पढ़ना है। जैसे योगात्मक प्रगुण में भी इसके 5 गुण होते हैं कि परिमेय संख्या किस तरीके से हम लोग इसका क्या करेंगे, हल करते हैं। दूसरा है कि गुणात्मक में कौन कौन से इसके गुण होते हैं, उसको हमें जब भी सवाल लगाएंगे तो ये सारी चीज हमें हमेशा देखने को मिलेगा। यदि हम उसके नियम को पहले ही जानते रहेंगे तो वहां पे ये सवाल हमें गलत होने के कोई चांस नहीं होते, क्योंकि इसमें आता है एक सवाल हमेशा आएगा कि साहचर्य नियम का प्रयोग करके परिमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम बताइए क्या होता है। तो इन सब जब नियम को हमें पता रहेगा तो हमारा सवाल कोई भी गलत नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, योगात्मक प्रगुण के बारे में इसके पढ़ते हैं कि योगात्मक प्रगुण में कौन कौन सा इसका नियम है, कैसे कैसे काम करता है। तो हम लोग पहले इसके नियम की तरफ चलते हैं कि योगात्मक जो परिमेय संख्याओं के योगात्मक जो होते हैं उनके गुण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। योगात्मक में हम लोग पहला क्या पढ़ेंगे, समवरक प्रगुण के बारे में। समवरक प्रगुण का जो नियम है उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ये योगात्मक का है, जो पहला अभी हम लोग पढ़े थे, कौन सा, योगात्मक का, योगात्मक का है। परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रगुण में पहला हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा, समवरक प्रगुण का नियम हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। समवरक प्रगुण का जो परिभाषा है पहले हम लोग समझते हैं उसको। समवरक प्रगुण के परिभाषा में यही कि जब भी दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे उनका योग भी हमेशा क्या मिलेगा, हमें एक परिमेय संख्या के रूप में ही मिलेगा। क्या बोला हमने कि परिमेय संख्याओं के समवरक प्रगुण का नियम है कि दो परिमेय संख्याओं का योग, दो परिमेय संख्याओं का योग हमेशा एक परिमेय संख्या ही मिलती है, या दो परिमेय संख्याओं का जो हमें रिजल्ट आएगा अगर हम उनको जोड़ेंगे, दो परिमेय संख्याओं को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो हमें जो उसका रिजल्ट मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, एक परिमेय संख्या ही मिलेगी। जैसे हम मान लेते हैं कि ये 2/3 एक परिमेय संख्या हो गई। क्यों, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख लिए। दूसरा एक बोल रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का योग, अगर हम दूसरी एक परिमेय संख्या लेते हैं 3/4, ये मान लीजिए ले लेते हैं, अगर इनका जब भी हम योगफल करेंगे तो हमें जो भी इसका रिजल्ट मिलेगा वो एक परिमेय संख्या के रूप में ही क्या मिलेगा, हमेशा इसका आंसर हमें एक परिमेय संख्या के रूप में ही मिलेगा। तो मतलब समवरक प्रगुण यही कहता है कि दो परिमेय संख्याओं का योग हमेशा एक क्या होती है, परिमेय संख्या ही मिलती है। समझ में आ गया आप लोगों को। तो अब हम इसके दूसरे नियम की तरफ चलते हैं। दूसरा नियम क्या है इसका, क्रम विनिमय प्रगुण का। क्या है, क्रम विनिमय प्रगुण का है। अब इस नियम को हम लोग ध्यान से देखते हैं, समझते हैं पहले कि ये कौन सा नियम है, क्या कहता है, इसके नियम क्या है। क्रम विनिमय का नियम कहता है कि यदि कोई भी दो परिमेय संख्या हम ले लेते हैं, परिमेय संख्या यदि हम कोई दो परिमेय संख्या ले लेते हैं, यदि उनको हम किसी भी क्रम में जोड़े, दो परिमेय संख्याओं को यदि हम किसी भी क्रम में जोड़ते हैं उनके रिजल्ट हमेशा एक ही आएगा। जैसे मान लीजिए कि मान लेते हैं कि एक परिमेय संख्या a/b है, ठीक, ये पहले हमारी परिमेय संख्या हो गई। एक और परिमेय संख्या ले लेते हैं, उसको हम जोड़ते हैं, ये c/d ले लेते हैं, ये मान लीजिए हमारी दूसरी परिमेय संख्या है, ठीक।
कि मतलब दो परिमेय संख्याओं को हम किसी भी क्रम में जोड़ेंगे, ये नियम यही हमें बताता है। यदि दो परिमेय संख्याएं हैं उसे किसी भी आगे कर ले पीछे कर ले, पहले इसको लिखे बाद में उसको लिखे, कुछ भी हम करेंगे, अगर उनके क्रम को भी अगर हम बदल देंगे योग में तो उनका जो रिजल्ट आएगा हमेशा एक ही आएगा। जैसे इस रूप में भी यदि हम लिखेंगे इसका जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसको यदि इसका हम क्रम चेंज कर दें, अगर हम चाहे तो C/D लिख दें प्लस A/B भी लिख देंगे तो भी हमारा रिजल्ट यही दोनों का क्या आ जाएगा, सेम ही आएगा, सेम, कोई रिजल्ट में परिवर्तन नहीं होगा। चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। जैसे एक हम सवाल ले लेते हैं, सवाल के माध्यम से लगाकर समझते हैं। ठीक, तो जैसे हम मान लेते हैं एक परिमेय संख्या ले लेते हैं 4/5, ठीक, और दूसरा ले लेते हैं कोई भी ले लेते हैं 7/मान लीजिए 8 ले लेते हैं। ठीक, अब इसको हम हल करते हैं। एक ये हो गया, इसी का बोल रहा है कि यदि इसका हम क्रम चेंज करें तो इसका हम क्रम चेंज करके इसको भी हल कर लेते हैं। 7/8 धन 4/5 ये हम कर लेते हैं। पहले इसको हम लगा लेते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है, फिर इसका क्रम चेंज करके इसको भी लगाते हैं, देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। क्या ये जो कह रहा है सही कह रहा है, ऐसा तो नहीं हमें केवल बहका रहा है। देखते हैं इसका और इसका पहले हम लोग जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, इसको और इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा 40। अब इस 5 का इस 40 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 8 का फिर 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 32, प्लस इस 8 का जब 40 में हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 5। 5 का जब 7 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 35। अब भिन्न के जोड़ में अब इसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। कितना हो जाएगा 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 बटे कितना हो जाता है 40। इसका जो रिजल्ट हमें मिलता है कितना मिलता है 67/40। अब इसको हम देखते हैं आगे कि जब इसका अगर हम क्रम चेंज कर दिए तो क्या यही रिजल्ट मिल रहा है या दूसरा रिजल्ट मिल रहा है। अब इसको भी हम हल करते हैं, तो यदि 8 और 5 का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। कितना आएगा 40। फिर इस 8 का अगर हम 40 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 5। 5 का फिर 7 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। फिर इस 5 का फिर इस 40 में हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा। 8 का फिर इसमें क्या करेंगे गुणा, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अगर इसको हम जोड़ें तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 बटे कितना हो जाएगा 40। देखिए इसमें भी वही जो रिजल्ट आया है इसमें भी। इसका मतलब कि ये नियम हमें यही बताता है कि यदि दो परिमेय संख्याएं हैं, यदि उनका हम क्रम बदल देते हैं, दोनों परिमेय संख्याओं का यदि हम पहले का दूसरे में दूसरे का तीसरे में यदि हम कर देते हैं तो भी उसके रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोनों का जो मान आएगा, दोनों का जो आंसर आएगा, दोनों का आंसर क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। यदि आप लिखना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें या फिर इसको हल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एक दो और एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको होमवर्क के तौर पे देते हैं, आप घर पे लगाकर चेक करिएगा। जैसे एक हम ले लेते हैं कि 3/5 मान लीजिए, एक हम ले लेते हैं संख्या, दूसरी संख्या हम ले लेते हैं 4/6। इसको भी आप चाहें तो हल करके चेक कर लीजिएगा। 4/6 और प्लस 3/5। अब दोनों का देखिए, इसको ये आगे था तो इसको हम पीछे कर दिए, ये पीछे था तो इसको हम यहाँ पे आगे कर दिए, क्रम चेंज कर दिए। अब आप इसको लगाकर चेक करिएगा क्या परिमेय संख्या दो अगर परिमेय संख्या है उनका योगफल समान आता है या नहीं। अगर क्रम बदलने पे दोनों का योगफल समान आता है नहीं तो ठीक है। अब हमें ये दूसरा नियम योग का जो है योगात्मक प्रतिलोम का दूसरा योगात्मक संबरक प्रयोग का जो दूसरा नियम है हमें आ गया। संबरक पहला था, क्रम विनिमय दूसरा था। अब इस परिमेय संख्या के योगात्मक प्रगुण की हम तीसरे नियम पे चलते हैं, जिसको तीसरे नियम पे क्या करते हैं, चलते हैं। ठीक है, इसका जो तीसरा नियम उसको बोलते हैं साहचर्य का नियम। कौन सा नियम, साहचर्य का नियम, साहचर्य प्रगुण। कौन सा, साहचर्य प्रगुण। अब इस नियम को ध्यान से देखिएगा, ये नियम दूसरे नियम से मिलता जुलता ही है। ठीक, जो दूसरा नियम अभी हम लोगों ने क्रम विनिमय का पढ़ा उसी से ये मिलता जुलता है ना, तो इसको भी हम लोग ध्यान से देखते। देखिए उसमें था कि दो परिमेय संख्याओं की बात कर रहा था, क्रम विनिमय वाले में दो परिमेय संख्याओं की बात कर रहा था। इसमें बोलता है कि यदि 3 या उससे अधिक परिमेय संख्या हम लेते हैं। ध्यान से समझिएगा साहचर्य प्रगुण का नियम क्या कहता है। साहचर्य प्रगुण का नियम कहता है कि यदि 3 या उससे ज्यादा यदि हम परिमेय संख्याएं लेते हैं तो यदि उनके हम समूह को चेंज कर दें, ध्यान से समझिएगा कि 3 या उससे अधिक यदि हम परिमेय संख्याएं लेते हैं, यदि उनके हम अगर उनका हम योगफल करते हैं तो उनके अगर हम समूह को क्या करते हैं, बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, तो भी उनके रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
सभी का क्या होता है, जो उत्तर आएगा, मान आएगा, एकदम बराबर बराबर आएगा। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा इसको क्या करते हैं, समझते हैं। जैसे बोल रहा है कि कोई भी तीन परिमेय संख्या, तो मान लीजिए हमारे पास कौन सी संख्या परिमेय संख्या, एक बटे ए बटे बी है, ठीक, दूसरी है सी बटे डी है, ये चौथी है ई बटे एफ है। मान लीजिए ये हमारे पास परिमेय संख्या है, तीन परिमेय संख्या है। यदि इनके अगर हम क्या करें, क्रम को भी बदल दे, अगर समूह को भी बदल दे, तो भी इनके रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आइए हम लोग इसको एक सवाल के माध्यम से क्या करते हैं, लगाकर इसको समझते हैं कि क्या सही में ये हमारा नियम सही बता रहा है। तो चलिए इसको हम एक ग्रुपिंग करके लगाते हैं सवाल को। जैसे हम मान लेते हैं कि 3/4 हमारे पास एक परिमेय संख्या है, दूसरी परिमेय संख्या है 5/6, तीसरी परिमेय संख्या है 7/4। ये मान लीजिए 3 ले लेते हैं, 4/3। ये हमारे पास तीन परिमेय संख्याएं हैं। तो फार्मूला में ये परिभाषा क्या बोल रहा है साहचर्य प्रगुण का, कि बोल रहा है कि यदि तीन परिमेय संख्याएं हैं, यदि उनके हम समूह में क्या करते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, तो भी उनके रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ये मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, हमने उदाहरण के तौर पे ये लिया है। तो पहला हम क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। जैसे ये 3/4 है, ठीक, धन, इसको हम करते हैं 5/6 प्लस 7/3। एक ये मान लीजिए हमारा हो गया ग्रुप। दूसरा यहीं बगल में हम कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। जैसे ये है कि 3/4, इसको अब इसके साथ ले लेते हैं, प्लस 5/6, ये ग्रुप हमारा हो गया, प्लस 7/3, ये दूसरा हो गया। अब इसी के बगल में चाहे तो हम तीसरा कर लेते हैं, लेकिन दो ही से हमें समझ में आ जाएगा, तीसरा भी आप कर लीजिएगा। तो जैसे अब इसको हम हल करते हैं, तो ये हमारा 3/4 हो जाएगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले कोष्टक अगर कहीं भी समीकरण में दिखाई देता है, रैखिक समीकरण में, तो उसको हमें क्या करना है, पहले हल करना है। तो इसको हम क्या करते हैं, अब इसके जब अंदर को हम हल करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये 18 हो जाएगा, ठीक, 18 होगा, ये 6 आएगा। 6 और 3 का एलसीएम हम ले लेते हैं, यहाँ से 2, ये कितना हो गया, 3, ये 1 हो गया, फिर यहाँ से 3 का करेंगे 1, कितना आएगा, 6 आएगा, ना कि 18, कितना आएगा, 6। अब इस 6 का इसमें हम भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 1 का 5 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 5। यहाँ चिन्ह किस चीज का, प्लस का, तो यहाँ हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया। फिर इस 3 का इसमें हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। फिर उस 2 का क्या करेंगे, 7 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14, ठीक, इतना समझ में आया। अब हम लोग आगे चलते हैं कि देखिए, अब ये 3/4 है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, प्लस ये 5 और 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19/6, ठीक। हम लोगों ने पिछले भी वीडियो में जो हम लोग परिमेय संख्या में पढ़े थे, संख्याओं के बारे में, चिन्हों का प्रयोग पढ़े थे बोडामास में, कि यदि कोष्टक के बाहर अगर प्लस है तो कोष्टक के अंदर कोई भी चिन्ह में क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3/4 फिर प्लस 19/6। अब फिर इसको हम हल करते हैं, तो ये 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहीं पे कर लेते हैं, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 3, ये 2, फिर ये 2, 3, ये 1, फिर यहाँ से 3 का करेंगे 1, मतलब 2 दूनी 4, 3 12, कितना हुआ, 12 हो गया। अब इस 4 का जब 12 में हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3, फिर उसी 3 का इसमें गुणा करेंगे अंश में, तो 3 3 का 9, फिर इस 6 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। फिर 2 का जब 19 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38, 19 दूना 38। अब 38 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 47/12। देखिए इसका आंसर हमें कितना मिला है, 47/12। अब इस सवाल को हम हल करते हैं, जो कि इसका समूह हम लोग क्या किए हैं, क्रम बदलकर चेंज कर दिए हैं, ठीक है। अब इसको जब हम हल करेंगे, 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, देखिए 4 और 6 का यहाँ पे हम किए हैं, कितना आ जाएगा, 12, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 12। अब जब 4 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 में 3 बार, फिर 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 धन। इस 6 का जब इसमें हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2, 2 का जब हम 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, ये इतना हो गया। यहाँ प्लस है तो प्लस 7/3। अब इसको हम हल करते हैं तो 10 और 9 कितना हो जाएगा, 19/12 धन 7/3 है, तो आप भी 7/3 यहाँ पे लिख दीजिए। अब 12 और 3 का एलसीएम हम लेते हैं, इस सवाल को और आगे हल करते हैं। अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, ठीक। अब 12 का 12 में जब भाग देंगे तो एक बार रहेगा, 1 का जब 19 में गुणा करेंगे तो 19 प्लस
इस 3 का जब 12 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 4 का जब 7 में हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28। अब इसको हम जोड़ते हैं, 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17। 3 और 1 ये कितना हो जाएगा? 2 और 1 3 और 1 हासिल कितना हो जाएगा? 4 बटे कितना हो जाएगा? 12 बटे 12। ये भी देखिए 47/12 है, ये भी 47/12 है। मतलब तीसरा नियम हमें बताता है कि यदि परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रयोग में साहचर्य नियम हमें यही बताता है कि यदि तीन परिमेय संख्याओं, तीन से अधिक परिमेय संख्याएं हैं, तीन या उससे अधिक परिमेय संख्याएं हैं, यदि उनके समूह में हम परिवर्तन कर देते हैं तो उनके रिजल्ट में यदि हम उनको जोड़ेंगे तो उनके रिजल्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये तीसरा नियम आपको समझ में आएगा। आप इसको लिख लीजिए पूरा देखकर, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसके आगे चलते हैं। योगात्मक प्रतिलोम का नियम हमें ये बताता है कि यदि कोई भी हम परिमेय संख्या लेते हैं, यदि उसका हम योगात्मक प्रतिलोम निकालते हैं तो उस संख्या में क्या होता है, यदि प्लस है चिन्ह में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। यदि धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगा। प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि उल्टा, विपरीत। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, यदि योगात्मक प्रतिलोम में चौथा हमें नियम बताता है कि यदि कोई भी परिमेय संख्या हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए a बटे बी लिए हैं, ठीक है, a बटे बी ले लिए हैं, तो इनका जब हम योगफल निकालेंगे, योगात्मक प्रतिलोम में जब हम इनका क्या निकालेंगे? योगात्मक प्रतिलोम, हाँ योगफल निकालेंगे तो हमेशा हमें ये क्या मिलेगा? ये क्या हो जाएगा? -a बटे बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -a बटे बी हो जाएगा। चौथा नियम हमें यही बताता है कि यदि कोई भी परिमेय संख्या लेते हैं तो उसके चिन्ह में क्या हो जाता है? योगात्मक प्रतिलोम के अनुसार क्या होता है? उसके चिन्ह में ये आता है सवाल अक्सर परीक्षा में कि कोई परिमेय संख्या आप दे देगा, बोलेगा इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो आप बस ये जानिए कि यदि कोई परिमेय संख्या है, अगर a बटे बी के रूप में है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -a बटे बी हो जाएगा। यदि -b बटे a और a बटे b है तो उसका क्या हो जाएगा? योगात्मक प्रतिलोम a बटे b हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब आगे हम क्या करते हैं? इसके पांचवें नियम की तरफ चलते हैं। पांचवा नियम हमें क्या बताता है? पांचवा नियम है योगात्मक तत्समक का नियम। योगात्मक तत्समक का नियम बताता है कि शून्य और कोई भी परिमेय संख्या, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, शून्य व कोई भी यदि परिमेय संख्या है उसका योगफल सदैव वही परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। जिस संख्या के साथ हम शून्य को जोड़ेंगे हमेशा वही संख्या क्या होती है? हमें प्राप्त होती है। जैसे इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई एक परिमेय संख्या a बटे b हम ले लेते हैं। बोल रहा है कि यदि इसमें हम कोई भी जीरो जोड़ेंगे, यदि हम इसमें योगफल इसका क्या करते हैं? जीरो के साथ यदि हम इसको क्या करते हैं? योगफल इसका निकालेंगे तो हमेशा हमें वही क्या होती है? परिमेय संख्या प्राप्त होती है। जैसे हम एक सवाल के द्वारा समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये 5/6 एक परिमेय संख्या है। बोल रहा है इसको हम क्या करें? शून्य के साथ जोड़ें, जीरो के साथ जब भी इसको हम जोड़ेंगे तो हमेशा हमें वही परिमेय संख्या क्या करेगा? मिलेगा। जितना परिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या का मान रहेगा, यदि हम जीरो के साथ जोड़ेंगे तो हमेशा वही संख्या हमें क्या होगी? प्राप्त होगी। तो अभी तक हम लोगों ने योगात्मक जो होता है, संवरक प्रयोग के जो योगात्मक का गुण होता है उसके तहत 5 हम पढ़े। योगात्मक में परिमेय संख्या का योगात्मक प्रगुण जो है उसके 5 नियम थे। पहला कौन था? संवरक प्रगुण का नियम था, जिसमें दो परिमेय संख्याओं का योग हमेशा परिमेय संख्या मिलती है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय के नियम में हमने पढ़ा कि यदि दो परिमेय संख्याएं, यदि उनका हम क्रम क्या कर देते हैं? बदल देते हैं, तो भी उनके रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि हम उनका योग करेंगे तो उनके रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा साहचर्य का नियम। साहचर्य प्रगुण के नियम में क्या था? यदि 3 या उससे अधिक परिमेय संख्याएं हैं, यदि उनको हम आपस में जोड़ते हैं, यदि उनके समूह को भी हम बदल देंगे तो भी उनके रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चौथा था योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम में था कि कोई भी यदि परिमेय संख्या हमारे पास है तो क्या करेंगे? जब भी हम उसका योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो +a बटे b, कोई देखिए एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ बोर्ड पे भी दिखा है, a बटे b कोई परिमेय संख्या होगा, उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -a बटे
बी हो जाएगा। पांचवा हम लोगों ने पढ़ा योगात्मक तत्समक का नियम, जो इसमें था यदि कोई शून्य या कोई परिमेय संख्या है उसका मान सदैव वही क्या होगा, परिमेय संख्या ही क्या होगी, प्राप्त होगी। अभी तक हम लोगों ने इतना नियम इसके बारे में क्या किया है। इसमें एक और आता है कि योगात्मक तत्समक, प्रत्येक परिमेय संख्या का योगात्मक तत्समक क्या होता है, शून्य ही होता है। इसमें आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या का योगात्मक तत्समक शून्य ही होता है, शून्य होता है। ये परीक्षा में आता है ना, ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने योगात्मक प्रगुण के नियम को पढ़ा। अब हम दूसरा पढ़ते हैं कि परिमेय संख्या के गुणन का गुणात्मक प्रगुण कौन कौन से। यही पांच, जो इसमें पांच हम लोगों ने पढ़ा है कि संबरक का, क्रम विनिमय का, साहचर्य का, योगात्मक प्रतिलोम का और योगात्मक तत्समक का, यही पांचों नियम उसमें ही पढ़ना है। बस ये इसमें था कि इसके जोड़ के कौन कौन से नियम है, उसमें है कि इसके गुणा करने के कौन कौन से नियम है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो पहला हम लोग चलते हैं कि संबरक प्रगुण का नियम, जो कि योग गुणात्मक संबरक प्रगुण का नियम। दूसरा हम लोग वो पढ़ते हैं अब कि दूसरा क्या है, गुणात्मक था हम लोगों के पास। कौन सा था हम लोग का दूसरा, परिमेय संख्याओं के गुणन के गुण में पहला हम लोग पढ़ते हैं, ये गुणन वाला है। परिमेय संख्याओं का है, परिमेय संख्याओं के गुणन के प्रगुण है। पहला हम लोग का क्या है, संबरक, संबरक प्रगुण। संबरक प्रगुण का पहला नियम यही कहता है कि यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, ध्यान से सुनिएगा इसकी परिभाषा को, कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। आप इसकी परिभाषा को भी लिख सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का सदैव परिमेय संख्या होती है। ठीक, पहला संबरक प्रगुण यही कहता है कि यदि कोई भी दो परिमेय संख्या लेते हैं, जैसे a बटे बी हम ले लेते हैं, इसका गुणा करते हैं c बटे d में, तो इसमें जो हमें प्राप्त रिजल्ट होगा हमेशा वही मिलेगा। क्या मिलेगा, एक परिमेय संख्या ही मिलेगी हमेशा। इसका रिजल्ट मतलब दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या ही हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट के रूप में मिलेगा। ये पहला नियम कहता है संबरक प्रगुण का। दूसरा इसी का जो नियम हम लोग पढ़ेंगे, क्रम विनिमय का। कौन सा, क्रम विनिमय का। बस थोड़ा सा अंतर है उससे और इसमें, उसमें जो जोड़ करना था, इसमें गुणा वाला सीखना है। देखिए उसमें था कि जब दो परिमेय योगात्मक वाले में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब दो परिमेय संख्याओं का योग करते हैं या उनका क्रम भी चेंज कर देंगे तो भी हमें रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। अब इस गुणा वाले में क्या है कि जब भी दो परिमेय संख्याओं का आपस में हम गुणा करेंगे, ठीक है, जब भी दो परिमेय संख्याओं, जैसे a बटे b ले लेते हैं, इसका गुणा करते हैं c बटे d में। क्या बोल रहा है कि जब दो परिमेय संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं, ठीक, उसका जो रिजल्ट आएगा, ठीक, उसी अगर परिमेय संख्या को अगर हम अपने स्थान से बदल देते हैं, मतलब उसका क्या करते हैं, स्थान चेंज करते हैं, क्रम चेंज करते हैं या परिवर्तित करते हैं, उसका भी रिजल्ट वही आएगा। कहने का मतलब यह है कि यदि दो परिमेय संख्याओं को क्रम में हम क्या करते हैं, बदल देते हैं, तो भी उनका रिजल्ट क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। तो ये दूसरा है, जैसे उसमें हम लोग योग के माध्यम से सीखे थे, इसमें हम गुणा के माध्यम से भी सीख सकते हैं। आप चाहे तो इस पे सवाल लगाकर चेक कर लेंगे। जैसे हम आपको दे देते हैं एक होमवर्क के तौर पे हम सवाल दे देते हैं कि 3/4 है, इसका गुणा यदि हम 5/6 में करें, तो आप इसके क्रम विनिमय नियम का प्रयोग करके इसका बताइएगा। क्रम विनिमय नियम का प्रयोग करके आप इसको हल करिएगा, क्योंकि जब ये इसका अगर स्थान चेंज कर देंगे तो भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे ही हम तीसरा सवाल, इसमें तीसरा जो नियम है हमारा क्या है, साहचर्य का नियम है, साहचर्य प्रगुण का नियम। 。  . 。 . 。 . 。 . . . . . . 。 . 。 . . . . . 。 . . 。 . . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
उसमें योग के आधार पे था, उसमें गुणनफल के आधार पे, गुणा करने के आधार पे। सहचर प्रगुण का जो गुणनफल का नियम बोलता है कि यदि दो तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक यदि हम परिमेय संख्याएं लेते हैं, तीन या तीन से अधिक यदि हमारे पास परिमेय संख्याएं हैं, यदि उनके हम समूह में परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन करके यदि हम उनका गुणा करते हैं तो भी उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीन या तीन से अधिक यदि हमारे पास परिमेय संख्याएं हैं, यदि उनके समूह में हम परिवर्तन करके यदि उसमें हम गुणा करेंगे तो भी उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि तीन परिमेय संख्याएं हैं, उनका अगर हम गुणा कर रहे हैं, अगर उनके समूह में हम क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, जैसे कि यदि हमारे पास 3/4 हो गया गुणे 5/6 हो गया गुणे 7/8 हो गया, ये हमारे पास तीन परिमेय संख्या है। अब इनके हम क्रम में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं और समूह में परिवर्तन करते हैं। तो ये 3/4 हो गया गुणे ये 7/8 गुणे 5/6 कर देंगे। जो भी इसका मान आएगा सेम वही मान इसका भी आएगा। साचर प्रगुण यही कहता है कि तीन या तीन से अधिक यदि परिमेय संख्याओं का गुणा हम करेंगे, यदि उनके समूह में भी परिवर्तन कर देंगे तो भी उनके रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये हमें तीसरा नियम हो गया। अब चौथे नियम की इसकी तरफ हम लोग चलते हैं। इसका चौथा नियम, पहले इसको हम मिटाते हैं। चौथा हमारा नियम है गुणात्मक प्रतिलोम का। उसमें योगात्मक था, इसमें क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। गुणात्मक प्रतिलोम। चौथा हमारा गुणात्मक प्रतिलोम का नियम कहता है कि प्रत्येक अशून्य परिमेय संख्या, प्रत्येक अशून्य परिमेय संख्या, मतलब अशून्य का मतलब जिसका q का वैल्यू 0 न हो, प्रत्येक अशून्य परिमेय संख्याओं का मान हमेशा क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। गुणात्मक प्रतिलोम में पहला नियम यही कहता है कि प्रत्येक अशून्य परिमेय संख्याओं का मान जो होता है, गुणात्मक प्रतिलोम जो उसका आएगा वो क्या होता है, अंश का हर हो जाता है और हर का क्या हो जाता है, अंश हो जाता है। मतलब p का q हो जाएगा, q का p हो जाएगा। बस अशून्य परिमेय संख्या, इसमें ध्यान दीजिएगा कि यदि हम जैसे कोई एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं कि यदि a/b है, इसका यदि हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, इसका मान क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा। मतलब अंश का हर और हर का अंश में क्या हो जाता है, रूप चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसका लास्ट जो है हमारे पास क्या है, गुणात्मक तत्समक का नियम है। गुणात्मक पांचवा जो कि अंतिम है, इसके प्रगुण का जो अंतिम नियम है गुणात्मक प्रगुण का, कहता है कि यदि कोई भी परिमेय संख्या है, ध्यान से देखिएगा, पांचवा ये कहता है कि यदि कोई भी परिमेय संख्या है उसमें यदि हम एक का गुणा करें, कोई भी परिमेय संख्या है उसमें यदि हम एक का गुणा करते हैं तो रिजल्ट हमेशा वही परिमेय संख्या क्या होती है, प्राप्त होती है। जैसे कहता है कि यदि कोई भी परिमेय संख्या है, फिर से परिभाषा ध्यान सुनिए आप लोग, कहता है कि यदि कोई भी परिमेय संख्या है, यदि उसमें हम एक का गुणा करेंगे तो हमेशा वही परिमेय संख्या हमें क्या होगी, प्राप्त होगी। जैसे a/b हम एक परिमेय संख्या ले लेते हैं, इसमें यदि हम एक का गुणा करेंगे हमेशा रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, वही परिमेय संख्या मिलेगा। जैसे ये 5/3 हम ले लेते हैं, इसमें यदि हम एक का गुणा करेंगे हमेशा वही संख्या हमें क्या मिलेगी, हमेशा यही संख्या हमें मिलेगी। यदि एक का गुणात्मक तत्समक का नियम हमें यही बताता है, यदि किसी भी संख्या परिमेय संख्या में एक का हम गुणा करेंगे तो हमें वही संख्या क्या होगी, मिलेगी। ये पूरा था परिमेय संख्याओं के बारे में, योगात्मक प्रगुण के उसके नियम 5 जो थे हम लोगों ने पढ़ा, और गुणात्मक प्रगुण के जो 5 नियम थे उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब इससे देखिए कौन कौन से सवाल आते हैं, कहाँ कहाँ से सवाल आते हैं, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। बाकी अगले वीडियो में इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बस हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं, जैसे इसमें आपको पढ़ना पड़े, अगर इसमें और आप जाएंगे तो इसमें भिन्न के रूप में आ जाएगा, आपको भिन्न के जोड़ पढ़ना है आपको, और इसमें भिन्न का
घटाना भी सीखना है आपको। भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग। क्योंकि हम लोग एकदम शुरू से स्टार्ट किए हैं तो एक एक चीज को लेकर चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, एकदम आराम से एक एक चीज लेकर चलेंगे, कोई भी चीज हम लोगों से छूटे ना। तो उम्मीद है कि आप लोग को आज जितना बताया गया है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को बार बार पूछ करके देखिएगा, रोक कर देखिएगा, दोबारा देखिएगा। उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जितना होमवर्क आप लोगों को दिया गया है उसको अच्छे से करिएगा। और सारे जो आपके डाउट्स हैं अगर दिक्कत होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। तब तक आप अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।